अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो अब हम क्लास के पार्ट 2 के साथ आए हैं और वो क्योंकि लोडिंग का कुछ प्रॉब्लम था और वीडियो जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी। बहरहाल अब जब हम आगे जहाँ पर थे वहाँ से बायोडेटा हमारा हो गया। अब हम लीजन के हिसाब से होंगे कि ऑनसेट ऑफ लीजन का कैसे था। तो व्हेन डिड द स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट, आपका सवाल ये होगा पेशेंट से कि कब से आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है, अभी शुरू हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, तो कैसे स्टार्ट हुआ, और वॉज द ऑनसेट वॉज अक्यूट और ग्रेजुअल। ठीक है कि ये एकदम बढ़ना शुरू हो गया था, ये स्लो स्लो आपका रैश डेवलप होना शुरू हुआ। जैसे एक्नी का अगर हम पेशेंट इस वक्त रहते हैं मिसाल के तौर पे, तो एक्नी के पेशेंट को 13 साल की उम्र से या 11 साल की उम्र से ऑन एंड ऑफ पेप्यूल्स बढ़ने शुरू होते हैं। ठीक है जी, और वो 25 साल की उम्र तक चलते रहते हैं। तो आपके पास अगर एक्नी का पेशेंट आएगा तो आपका उससे पूछेंगे कि कब से उसका ऑनसेट हुआ है, कितने अरसे से हुआ है, कितने सालों से उसका मसला चल रहा है, और उसके साथ साथ कि उसका मसला एकदम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, किस तरह से बढ़ना शुरू हुआ। स्किन पे जो रैश है वो क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा था, चेंजेस उसमें क्या क्या हैं। तो कोर्स आप डिज़ीज़ का उसे पूछेंगे कि क्या जो रैश उसकी स्किन पे डेवलप हुआ है, पेप्यूल है, मैक्यूल है, जो भी है, क्या टाइम के साथ साथ उसमें कोई चेंज आई। ये फ़र्ज़ कीजिए कि 1 हफ़्ते पहले कोई भी लीजन उसको पेप्यूल फ्लेक्चरल सरफेसेस में डेवलप हुआ है, एक दाना था, लेकिन क्या कोर्स उसका चेंज हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़े, दाने बढ़े तो दूसरे फ्लेक्चरल सरफेसेस में भी आए, और उसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स उसके शुरू हुए कि इचिंग होना शुरू हुई या कुछ और। तो ये सारा का सारा आप कोर्स जो भी है वो भी पेशेंट से पूछेंगे कि ऑनसेट के साथ साथ कोर्स किस तरह से डिज़ीज़ का चल रहा है, कि रैश कैसे था, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आई, वो उतना ही रहा या मल्टीपल हो गए, या रैश का साइज़ में चेंज आया, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। इसके अलावा कि जो इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है या कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, कि मसला चल रहा है, ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे एक्नी का पेशेंट है, या टॉपिक एक्जिमा का पेशेंट है, या टॉपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट है, तो उसमें इंटरमीडिएट कोर्स चलेगा कि रैश आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर से डेवलप होगा, फिर ठीक होगा। और कंटिन्यूस किस तरह बीमारी में चलेगा, जिस तरह के स्केबीज़ का इन्फेक्शन है। ठीक है, पेशेंट कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहा है कि मुझे 1 हफ़्ते से इचिंग है, 15 दिन से इचिंग है, 20 दिन से इचिंग है, 2 महीने से इचिंग है, जब तक कि आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे। तो आपने ऑनसेट के बाद कोर्स पता करना है डिज़ीज़ का, और कोर्स के बाद जो है उसका पता करना है कि इंटरमीडिएट उसका कोर्स है या कंटिन्यूस कोर्स में बीमारी चल रही है। ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स, ड्यूरेशन जो है सिम्टम्स के, वो कितने अरसे से हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, वर्स हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, इंटरमीडिएटली पेशेंट को रिलीफ देते हैं, या कंटिन्यूसली वर्स होते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने पूछनी है। और उसके साथ साथ जो है आखिर में आपने पेशेंट के लोकेशन पूछनी है कि लोकेटेड किन किन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम है। तो नंबर 1 पे जो आ जाएगा वो ऑनसेट आ जाएगा, उसके बाद आपका कोर्स आ जाएगा। ठीक है जी, कोर्स में जो है फिर आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस कोर्स, कि इंटरमीडिएट डिज़ीज़ चल रही है, कंटिन्यूस अपना दिखा रही है कोर्स, और उसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स इंटरमीडिएट हैं या कंटिन्यूस चल रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स आपके हिस्ट्री के सवालात में आ जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे लोकेशन पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वेयर इज़ द स्किन प्रॉब्लम, बॉडी के किस पोर्शन पे, फेस पे है, स्कैल्प पे है, हैंड्स पे है, फीट पे है, और जो भी स्किन का प्रॉब्लम है उसके लीजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ लीजन्स कितने हैं, दाने हैं, गोले हैं, निशान हैं, कितने चल रहे हैं, क्या हैं, और उसकी स्प्रेडिंग किस तरह से हो रही है। क्या जैसे इम्पिटिगो है, ठीक है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो करता है, स्किन पे क्रस्ट बनते हैं, उसकी वीपिंग होना शुरू होती है, उसका पानी रसना शुरू होता है, और जहाँ जहाँ वो पानी लगता जाता है वहाँ पे इम्पिटिगो के ब्लिस्टर्स या नॉन ब्लिस्टर्स, 2 तरह का इम्पिटिगो होता है, तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह से स्प्रेड कर रही है कि वो इमीडिएटली एक दाने में से बहुत सारे दाने बनाती जा रही है, या वो जो जितने दाने थे वहीं पे रुकी हुई है, या जैसे फंगल इन्फेक्शन में होता है कि पहले मैक्यूल बनता है, एक फ्लैट लीजन बनता है। ठीक है जी, और फिर वो फ्लैट लीजन जो है उसकी सराउंडिंग में
पेप्यूल्स, पेल्पेबल लीजन्स लेस देन 1 सेंटीमीटर इन साइज़, छोटे छोटे पेप्यूल्स बनते हैं जो कि एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर देते हैं कि सराउंडिंग में सारे में एक रिंग बनी हुई होती है पेप्यूल्स की, सेंटर क्लियर होता है जिसकी वजह से हम फंगल स्किन इन्फेक्शंस को रिंग वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो सेंटर होता है उसके अंदर भी पेप्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो सारी की सारी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा प्रोग्रेस होती है डिज़ीज़ की। तो आपने नेचर उसकी लीजन की पेशेंट से पूछनी है कि क्या ये शुरू से ऐसे था या पहले छोटे दाने थे फिर बड़े दाने हुए फिर ये किस तरह से फैला। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पेशेंट से पूछनी है कि किन किन पोर्शंस में स्किन लीजन उसको मौजूद है और उसके साथ साथ उसकी प्रोग्रेशन किस तरह से हो रही है, नंबर ऑफ़ लीजन्स किस तरह से हो रहे हैं, स्प्रेडिंग किस तरह से हो रही है। ठीक है जी। ये सारे सवाल भी आपने अपने पेशेंट से पूछने हैं। इसके अलावा आपने उससे पूछना है कि प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें प्रिसिपिटेट कर रही हैं स्किन डिज़ीज़ को। ठीक है जी। तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, कोई ख़ास ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि बीमारी को ख़राब कर रहे हैं। जैसे एक्नी के पेशेंट अक्सर आपको कंप्लेन करेंगे कि हम कोई ऑयली चीज़ें खाते हैं तो हमारी एक्नी वर्स हो जाती है। इसी तरह बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट जो है वो ज़्यादातर आपको हाई ब्लड शुगर के साथ मिलेगा। तो ज़्यादातर जो प्रिसिपिटेट करते हैं फैक्टर्स बीमारी की प्रोग्रेशन में वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक्नी का अगर पेशेंट है तो कंटिन्यूसली रबिंग, कंटिन्यूसली स्क्रबिंग, फेशियल क्लींजिंग, ये सारी चीज़ें आपकी पेशेंट की एक्नी को वर्स करेंगे, प्रिसिपिटेट करेंगे। ठीक है जी। अगर सोरियासिस का आपका पेशेंट है तो स्ट्रेस, ड्राइनेस, ठीक है, और एक्सेसिव कोल्ड वेदर आपकी पेशेंट को प्रिसिपिटेट करेगा, सोरियासिस को वर्स करेगा। अगर तो आपके पेशेंट को एटॉपिक एक्जिमा है तो एलर्जिक रेनाइटिस, अस्थमा का अटैक, कुछ फूड एलर्जीज़ उसके प्रिसिपिटेट करेंगे स्किन डिसऑर्डर को भी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में उससे प्रॉपर लेनी है कि क्या क्या चीज़ें आपके डिसऑर्डर को प्रिसिपिटेट कर रही हैं। इसके अलावा कौन कौन से रिलीविंग फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कि उसके उस रैश को या लीजन को रिलीव दे रही हैं। जिस तरह से एक्नी का पेशेंट अगर फ़र्ज़ करें हम है तो एक्नी का पेशेंट अगर फ्रीक्वेंट फेस वॉश करता है तो उसकी एक्नी बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आपने उससे पूछना है कि बार बार वॉश करने से उसका रिलीफ तो नहीं हो रहा है एक्नी। इसके अलावा अगर सोरियासिस का पेशेंट है या सेबोरिक एक्जिमा का पेशेंट है या एटॉपिक एक्जिमा का पेशेंट है और वो अपने रैश पे कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या ऑयल या लिक्विड पैराफिन ऐसी चीज़ों की मसाज करता है, इमोलिएंट्स की, जिसकी वजह से उसका एक्जिमा रिलीव होता है, सेटल डाउन होता है, तो भी आपका पेशेंट के लिए ये एक रिलीविंग फैक्टर्स है। इसके अलावा एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या होंगे कि जैसे कि रैश के साथ पेशेंट को फीवर हो, जैसे चिकन पॉक्स के पेशेंट होते हैं या उसके मीज़ल्स के पेशेंट होते हैं, उनको प्रोग्रेशन ऑफ लीजन्स के साथ साथ रैश के साथ साथ फीवर की कंप्लेंट भी देता है पेशेंट। आपको हाई ग्रेड फीवर की कंप्लेंट देगा, बॉडी एक की कंप्लेंट देगा और उसके बाद हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी एक होगा और उसके बाद विद इन 7 डेज़ उसको रैश डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये विद इन 2 to 3 डेज़ उसको रैश डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स में चिकन पॉक्स और मीज़ल्स के पेशेंट आपको देंगे एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन, हेडेक की कंप्लेन, बॉडी एक की कंप्लेन। तो ये सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ मुख्तलिफ़ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप ये हिस्ट्री में उसके साथ पॉइंट्स पूछने शुरू करेंगे तो फिर आपकी सारी की सारी क्यूरीज़ क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। प्रीवियस एपिसोड्स इस बीमारी के, ये जो रैश अभी आपके पेशेंट को डेवलप हुआ है, क्या प्रीवियसली भी इस तरह का रैश उस पेशेंट को रहा है कभी, और अगर रहा है तो कब रहा था। ठीक है। और जब रहा था वैन, और उसके बाद जब रहा था तो कितना लंबा उस वक्त चला था, 1 हफ़्ता चला था, 2 दिन चला था, 15 दिन चला था, 4 महीने चला था। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे कि पहले जब आपको रैश हुआ था तो कब हुआ था, कितने अरसे पहले हुआ था, 2 साल पहले, 10 साल पहले, और उसके बाद
वो कितना अरसा चला था, उस वक्त भी इसी तरह की पेन आपको दे रहा था, इसी तरह की कंप्लेंट्स आपको दे रहा था, ऐसा ही उसका ऑनसेट था, ऐसा ही उसका कोर्स था, इसी तरीके से उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे, यही उसके रिलीविंग फैक्टर्स थे, यही उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स थे, या इससे ज़्यादा वर्स था या इससे बेहतर था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है अपने पेशेंट से कि एपिसोड जो करंट एपिसोड है उसके साथ क्या क्या चीज़ें रिलेट कर रही हैं। जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स के पेशेंट होते हैं तो हर्पीस सिम्प्लेक्स के रिकरेंट अटैक आते हैं, ठीक है जी, और पेशेंट को ऑन एंड ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स होता जाएगा। हमेशा पेशेंट को लो इंटरमिटेंट फीवर होगा, लो से हाई ग्रेड की तरफ, ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर देगा पेशेंट, रिनाइटस होगा, और उसके साथ साथ उसको वेजिकल्स डेवलप हो जाएंगे अराउंड द लिप्स या अराउंड द नोज़ या इनसाइड द ओरल कैविटी, ठीक है, या विजाइनल पे, वल्वा पे, इनसाइड द विजाइना, आउटर पोर्शन ऑफ लेबियम माइनोरा या इनर पोर्शन ऑफ लेबियम मेजोरा, ठीक है जी। तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स इस तरह से रिकरेंट अटैक्स देती है और आपने ये सारी चीज़ें अपने पेशेंट से पूछनी है। इसके अलावा जो है आप उससे क्या चीज़ें पूछेंगे, आपने उससे पूछना है कि प्रीवियसली जब ये अटैक आया था तो उस वक्त उसने इसके लिए क्या क्या मेडिसिन्स ली थी, और क्या इस एपिसोड में भी इसने ये सारी मेडिसिन्स अपने ट्राई की हैं लीजन के लिए, या सिर्फ उस वक्त इसने ट्राई की थी, और उस वक्त जो मेडिसिन्स ट्राई की थी उनकी क्या क्या लिस्ट है। और इस वक्त जब आपके पास पेशेंट रैश के साथ आया है तो इस वक्त ये कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ करके आया है, इस वक्त इसने कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ कर ली हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने उससे कांटेक्ट की हिस्ट्री लेनी है कि इसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड, चिल्ड्रन, बच्चे, और उन कांटेक्ट को क्या यही कंप्लेन आ रही है, जैसे इसके बीस है तो वो सारी फैमिली में फैल जाएगी, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है तो सबको लगना शुरू हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन है तो चिकन पॉक्स अगर एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे बच्चों को भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये कांटेक्ट की हिस्ट्री जो है आपने सारी की सारी लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं बेसिक लीजन के हिसाब से, वो आपके आते हैं कि पेन, इचिंग, ब्लीडिंग, ठीक है, डिस्चार्ज, ब्लिस्टरिंग एंड सिस्टमिक सिम्टम्स, कि ये इनमें से क्या क्या चीज़ें आपका पेशेंट सफ़र कर रहा है। पेन उसको कितना है लीजन में, इचिंग कितनी है, उसको क्या ब्लीडिंग हो रही है लीजन में से, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या उसके ऊपर कोई छाले बने हुए हैं, ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, वेजिकल्स बने हुए हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, क्या फ़ीवर तो नहीं है पेशेंट को, मेलास तो नहीं है, ठीक है, वेट लॉस तो नहीं हो रहा उसका, साथ में उसे आर्थरेल्जिया तो नहीं हो रहा, उसे बॉडी एक तो नहीं हो रही, ठीक है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस कदर डिस्टर्ब हो रही है इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है जी। अभी हम पार्ट 3 में इन सारी चीज़ों को डिटेल में करते हैं, क्योंकि छोटी वीडियोस में लोड करूँगी तो आपके पास इजीली पहुँचेंगी और आप उनको आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। एंड ऑफ सेशन फिर आप मुझसे क्वेश्चंस उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको उनके आंसर्स वहीं के वहीं बताने शुरू कर दूँगी। थैंक यू बेटा।